ये जो ये कर रहा हूँ ना ये 3 साल पहले मैंने इनको सब चीजें सिखाई थी, वो बस वो वही शो में दोहरा रही है। ये नदियाँ, ये तट के ऊपर तट के नीचे, जो भी आपने बड़ी लाइनें कही थी मेरी स्टूडेंट। रिपीट द डायलॉग प्लीज। आपके पास विधि जैन का नंबर है? सिद्धार्थ मिश्रा सर जी, उनके शोज जाके आप देखिए, क्या सोफिस्टिकेटेड शो होते हैं, क्या बात होती है, क्या तरीका होता है। महाले सर का शोज देखिए आप, नीचे बैठ के जब वो शो देखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हम कौन सी अलग दुनिया में आ गए। चलो तुमको एक शो दे देंगे पक्का अगली बार। खुश हो जाओगे ना? मुझे शो दोगे? एक काम कीजिए, मुझे ऑन कैमरा। वो माँ है, ठीक है। सेकंड क्रमांक, हमें मैथ्स में 100 में से 3 मिले थे। मिल तो गए थे, सोचो। 3? माँ, तेरे हाथ के निवाले बहुत याद आते हैं। माँ, तेरे हाथ के निवाले बहुत याद आते हैं। तेरे आंचल में छुप जाना चाहता हूँ। जानता हूँ पिताजी बहुत मारा करते थे। जानता हूँ पिताजी बहुत मारा करते थे, लेकिन अब मैं उसी मार के लिए तरस जाता हूँ। अब मैं उसी मार के लिए तरस जाता हूँ। गुड इवनिंग टू द सिनेमा क्रॉनिकल्स। एक बार फिर से एक नई शाम। आज हम यहाँ हैं अंधेरी में। जी हाँ, ये आप देखते रहोगे, काफी सारे अवार्ड्स है। ये बुक स्टोर यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, जी हाँ, ये मेरी अजीज दोस्त जो मुझे भूल चुकी हैं कई सालों से, लेकिन आज उनको मेरी याद आई। उन्हें कहते हैं द क्राउन ज्वेल ऑफ बॉम्बे in terms of anchoring shows. Yes, the female anchor we are talking about. She's an actress, she's a poet, she's an anchor who has hosted a lot of shows across country, cross country, different podiums, different sections of the society. More than 1000 of them. मैं क्या कहूँ यार, किसी को मौका नहीं देती। Let's welcome विधि जैन, one of my best friends. आज वेलकम करना चाहेंगे विधि जी। हाय। कितने साल बाद? 7-8 साल। काम में लग रहा है ना बहुत। इनके बारे में बताना चाहूंगा। खास दोस्त का क्या बोलते हैं उसको, जो मीनिंग बोलते हैं ना, खास दोस्त किसे कहते हैं? 8 साल में मिलना, फोन कॉल नहीं होता, ठीक है, 8 साल में मिलना नहीं होता। हम पहले वाशी में रहते थे, हम दोनों साथ में रहते थे, एंड उनके बाद ये अभी बहुत बड़ी हस्ती बन गई है, तो पीछे मुड़कर तो देखा नहीं इन्होंने, और ऊपर से बोरीवली में आ गई। लेकिन जब वाशी आती है तो सिर्फ वासंती मैम से मिलती है, जो हमारी थिएटर गुरु हैं। उनके साथ नाश्ता चाय सब करती है, लेकिन हमें एक फोन कॉल तक नहीं करती है। इसलिए हम थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा खफा है इनसे, तो थोड़ी इनकी पिटाई कर लेते हैं। इतने खफा हो कि वाशी से मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ गए। नहीं, वो क्या था, वो देखो, हम कुछ प्रॉमिस करते हैं ना, तो प्रॉमिस निभा के रखते हैं। हमने बहुत सालों पहले इनसे प्रॉमिस की थी, हम इंटरव्यू लेने वाले हैं आपका, तो पूछे थी कब, शायद इसलिए खफा, जो बहुत डिले हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। वो टाइम और टाइम का मैनेजमेंट कहीं गड़बड़ हो जाती है, इसमें गड़बड़। सो फिर टाइम के मैनेजमेंट में इसमें गड़बड़ क्यों नहीं होती कि अब वाशी जब आती है तो सिर्फ वासंती मैम से मिलती है? इसका तो जवाब देना होगा। वो माँ है, ठीक है। वो दीवार का एक डायलॉग था ना, माँ के ऊपर। माँ, वो अधिक शशि कपूर ने बोला था या अमिताभ बच्चन जी ने बोला था? माँ, बात खत्म, लिप्स आर सील्ड, आई कैन नॉट टॉक मच मोर। वासंती मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट यस, हम जहाँ पे भी आज वासंती मैम के वजह से थे, विवेक सर के वजह से है। सो आप इतने शोज कर रही हैं, मतलब मैं क्या कहना ये चाहूंगा, आपने वाशी में सारे एंकर्स की पत्ता उनका काट दिया, राइट? मतलब वो जो शोज कर रहे थे वो उधर भी आप आ गई। आप अभी बॉम्बे में भी कर रही हैं, उधर भी सारे मतलब एंकर्स बाजू हो गए, आप उधर भी आ गई। अब मैंने क्या सोचा था, सबसे पहले मैं शायद ये कुर्सी में आऊंगा, कभी ये मेरा इंटरव्यू लेंगे, तो वो तो मौका मिला नहीं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजर की पसंद होती है विधि जैन, हर प्रेजेंटर की पसंद होती है विधि जैन, हर शो की पसंद होती है विधि जैन। एक बार मुझे फोन आया था, तो बताना चाहूंगा, एक बार मुझे फोन आया था किसी ऑर्गेनाइजर का। मैंने हेलो किया सर, उन्होंने पूछा मुझे कैसे रोहन सर आप? मैंने बोला हाँ सर। उन्होंने पूछा आप कैसे हैं? मैं बोला हाँ सर, मैं एंकरिंग करता हूँ। आपके पास विधि जैन का नंबर है? होता है। ओके सर, आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। मतलब बहुत ज्यादा दुख हुई, खुशी भी हुई। तो ये क्यों सबके मतलब आपके जितने दोस्त हैं उनका पत्ता क्यों काट रही हैं आप? नहीं, मैं किसी का पत्ता नहीं काट रही। मेरे सारे दोस्त, सारे एंकर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और
वो सब अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं जब भी स्टेज पे होते हैं। और मैं कभी धोखे से अगर ऑडिटोरियम पहुंच गए और मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो दोस्त भी हैं जो पहले से थे, हाँ जी। और वो दोस्त भी हैं जो नए बन रहे हैं या नए नए अभी इस दुनिया में मिल रहे हैं। तो उन लोगों से भी जब मिलती हूँ तो उनको देख के अच्छा लगता है कि सिर्फ मेरे पास नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी आवाज है, बहुत प्यारे लुक्स हैं, और उससे ज्यादा उतना ही अच्छा ज्ञान है। और जब ये डिलीवरी होती है मजा आ जाता है सुन के, कुछ नया, कुछ चमत्कार कान में पहुंचता है तो वो सुकून बहुत मिलता है। तो मैं किसी की पोस्ट नहीं ले रही हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई ओन लाइफ। वो कहीं ना कहीं से वो माता सरस्वती देती जाती हैं, जो वो देती हैं सो हम करते जाते हैं। So she's creating her own niche, she's creating her own league, and she's standing out on her own. फिर भी हम बात नहीं मानेंगे इस चीज़ की। I'm on my point, I'll stay on my point. अच्छा चलो, तुमको एक शो दे देंगे पक्का अगली बार। खुश हो जाओगे ना? मुझे शो दोगे? एक काम कीजिए, मुझे ऑन कैमरा। देखिए, मतलब इससे कहते हैं मतलब खुश करना पहले और फिर नीचे मतलब क्या बोलूं अभी मैं इसके आगे। इनसे चलो दोस्त है, पुरानी दोस्त है तो थोड़ा इनको माफ कर देते हैं आप। तो विधि 1000 इंटरनेशनल शोज, आई मीन 1000 अराउंड 1000 पहुंच गए कि नहीं पहुंचे गिना नहीं कभी, पर आसपास होंगे शायद। और इसमें देसी ज्यादा है, विदेशी कम है, पर है। विदेश की अगर हम बात करें तो कहाँ आपने शोज किए? ज्यादा नहीं, मैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं हेमंत कुमार महाले सर, yes, उनके साथ में मैंने कुछ शोज किए हैं बाहर, और बहुत अच्छा लगता है जब बाहर जाते हैं। लेकिन जाने के अगले दिन ही ऐसा लगता है कि मातृभूमि बुला रही है, चलते हैं वहीं वापस, आप लौट चले। एक दिन से ज्यादा शायद रुकना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो रुकना पड़ता है। वो तो सही बात है। आपने हेमंत कुमार महाले जी की बात की, आई थिंक आपने बहुत सारे शोज किए उनके साथ में। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अच्छे ऑर्गेनाइजर्स के साथ में बहुत सारे शोज किए हैं। वंडरफुल। सो जिसमें महाले सर का नाम डेफिनेटली सबसे आगे है। ही इज नोन एज द किंग इन दिस फील्ड। वो किंग है, उसके कई सारे कारण हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ महाले सर नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और इन सब ऑर्गेनाइजर्स में जो आज टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके पीछे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने काम ले लिया, आज हम बना देंगे प्रोग्राम, और बस यही म्यूजिशियन तो बिठाने, ये एंकर तो बुलानी, और ये गाने वाले बुलाने, और गिन के 50 गाने वो गवा देने, उन्हीं में से कुछ गवा देना। नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ होता है, और वो जो बहुत कुछ होता है दैट इज नोन बाय फ्यू पीपल ओनली। इसीलिए वो आज की तारीख में बेस्ट है। वो आज अगर महाले सर का कहूँ तो उनके 100 करोड़ से ऊपर व्यूअर्स हैं। मैं दूसरे ऑर्गेनाइजर्स का कहूँ तो मैं खुद सुनती हूँ, मेरे अपने कई सारे जो गांव के लोग हैं या उस तरफ के लोग हैं या मेरी इंजीनियरिंग की दुनिया के लोग हैं, सब बताते हैं अरे इस ऑर्गेनाइजर के गाने हम सुनते हैं, हम उसके सुनते हैं। तो अच्छा लगता है देख के कि ये लोग अपनी दुनिया में कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं। सिद्धार्थ मिश्रा सर हैं जी, उनके शोज जाके आप देखिए, क्या सोफिस्टिकेटेड शोज होते हैं, क्या बात होती है, क्या तरीका होता है। महाले सर का शोज देखिए आप, नीचे बैठ के जब वो शो देखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हम कौन सी अलग दुनिया में आ गए। सेम ऑडिटोरियम को एक अलग तरीके से सजा देते हैं जी। वो रिदम, वो मोहित शास्त्री की बांसुरी, वो मयूर सोनी का बैंड, वो उफ, एवरीथिंग इज लाइक, क्या कहूँ मैं, चमत्कार है और कुछ नहीं है। अगर ये इतना चमत्कार है तो हमको भी शो दिला दो। आ गया मुद्दे पे। कैमरा पे नहीं चाहिए, कैमरा पे नहीं चाहिए सर, मैम। हेमंत कुमार महाले जी से मुलाकात करवा दो। चलो पक्का। महाले सर प्लीज अगर इस पागल लड़के से मिल लो एक बार। मतलब इंसल्ट करने का एक लिमिट होता है, मौका चाहिए इंसान को सिर्फ। रोहन, इन्हीं बिगड़े दिमागों में, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे। So this is the ये कितना झूठ बोलेगी। ये जो शेर है 5 साल पहले मैंने इसको सुनाया था, ये आज मुझे सुना रही है। सोचो। तुमने मुझे तब पागल कहा था ना। मैंने तब कहा था तुमने इधर ही शो में बोल दिया। एनीवेज, बट यस, हेमंत कुमार महाले शो, आई मीन हेमंत कुमार महाले जी बहुत बढ़िया शोज कर रहे हैं। एक पूछना चाहूंगा, हेमंत कुमार सर के शोज और बाकी ऑर्गेनाइजर्स के शोज में क्या आपको लगता है कि क्या फर्क है? आई वांटेड टू नो बिकॉज वो एक अलग लेवल के शोज होते हैं, तो थोड़ा
उस पे नहीं नहीं, आप देखो, मैं एक बात बोलूंगी, किसी भी शो को ना आप कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। चाहे वो महाले सर हो, मिश्रा सर हो, या सोनी जी हो, या हमारे गुजरात के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स, आप किसी को भी ना आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से अपना बेस्ट दे रहा है। Right. और जो वो दे रहे हैं ना, हर जगह एक नया, मैंने कहा ना, हर जगह एक नया चमत्कार दिखेगा आपको, बस आपको देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं बैक स्टेज होती हूँ और मैं किसी भी शो को देख रही होती हूँ और बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, म्यूजिशियन अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, बिलीव मी, उस समय मुझे केवल एक ही ऊर्जा दिखाई दे रही होती है, हर किसी की बॉडी से निकलती हुई, मुझे इस शो को अव्वल करके जाना। आप कितना भी फ्रस्ट्रेशन में हो, आप कितना भी टेंशन में हो, आप एक बार अपने ऑडिटोरियम में एंटर करते हो, रंगमंच में एंटर करते हो, मंच के पैर पड़ के जैसे ही मंच पे पैर रखते हो, वो सारा जो टेंशन होता है वो यहाँ से निकल के निकल जाता है। मैं इंजीनियर हूँ, पर इंजीनियर होने के बाद में ना मुझे मजा कला जगत में जो आया, वो मजा कहीं नहीं आ सकता। वो तो डेफिनेटली That is the beauty of the world. Right. This is one of the best fields we are working in, Yes. and it's quite creative. लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों से क्या कहना चाहूँगा, वो कहते हैं कि बहुत आसान होता है, लेकिन आसान नहीं होता, बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। आपने अभी कहा था आपने इंजीनियरिंग की, यार इंजीनियरिंग से एमए की डिग्री कहाँ पे आप हासिल करने गई? एमए हिंदी। हाँ जी, एमए हिंदी। देखो भूल गया फिर से, खुद मुझे याद दिला रही है। मैं इसीलिए बुलक्कड़ कहती हूँ इसको। देखो, सच्ची बात ये है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे देश से, क्योंकि मेरे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी एक कहानी बताती हूँ, फिर मैं एमए हिंदी पे आती हूँ। घटना ऐसी घटी, उनका नाम श्री बाबूलाल संघी, ये गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश में इनका पूरा परिवार रहा करता था। ये 5 दोस्तों ने प्लान बनाया कि जाके पुलिस चौकी पे अपना झंडा गाड़ेंगे, अंग्रेज पुलिस चौकी, वो टाइम हम अपना झंडा गाड़ेंगे। और वो झंडा गाड़ने के लिए ये 5 दोस्त भागे। मेरे नाना जी दुबले पतले लंबे, बढ़िया, बड़े सुंदर से, बड़े प्यारे से, बड़े गोरे गोरे से, सब गए। अब ये लोग भागे और मेरे नाना जी फुर्ती से, क्योंकि पुलिस आ गई, फुर्ती से पेड़ पे चढ़ गए, बाकी 4 नहीं चढ़ पाए। इन्होंने इशारे से उनको भगा दिया, तो 4 तो भाग गए, नाना जी अभी पेड़ पे ही हैं। पुलिस नहीं पकड़ पाई, ढूंढ ही नहीं पाई, पुलिस वापस चली गई। नाना जी आधी रात को उतरे, झंडा गाड़ा और वापस आए। अब जो उस समय की मैं एक घटना बताऊं, मैं रोहन थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट रही हूँ, लेकिन बहुत दुख होता है कुछ चीजों को देख के, जब लोग कहते हैं ना कि हम तो लंदन में सेटल हो गए, हम लंदन में नौकरी कर रहे हैं। मुझे इतनी दया आती है उन लोगों के ऊपर। आप मुगलों को तो गाली देते हो, आप शक, हूण, यमन, इन सबको बोलते हो कि अतिक्रमणकारी थे, अफगानिस्तान से आए थे, यहाँ से आए थे, वहां से आए थे, हमको लूट के ले गए। आप तो हमारे गोवा में जो लोग हमारे ऊपर करे रहे, उन सबको आप गाली दे रहे हो, सिर्फ आप अंग्रेजों को कुछ नहीं कहते। जबकि उन्होंने जो किया है वो बहुत गंदा था, सबसे गंदा था। इससे निकृष्ट काल इस दुनिया में आया ही नहीं किसी के ऊपर। और हम उन लंदन वालों को अभी भी पूज रहे हैं, वो लोग जो जाके वहां, वेरी सॉरी जितने लोग वहां रह रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि आप अपने देश को छोड़ के किसी ऐसे लोगों के बीच में जाएं जो आपको तब गुलाम बनाए रखे हो। शायद उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं एक बार तो आए गई। जैसे मेरे घर में जो काम किया करते थे काका, आज भी उनका पोता अगर आता है तो मेरे आगे वैसे ही खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे दादा इनके नौकर थे। तो वो फीलिंग तो कहीं ना कहीं आपके उनके मन में आपके लिए आएगी, और लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और उस काल में भी ऐसा ही हुआ। मेरे नाना जी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी गढ़ाकोटा में, उनके पास अच्छा पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उनको जिला निकाला दे दिया। और जिला निकाला मिला तो मेरे नाना जी अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने 7 बच्चे और थोड़ा सा सामान लेके जबलपुर आए, और जबलपुर में आके रहने लगे। और वहां पे फिर उनने अपना जीवन शुरू किया, और धीरे धीरे करके आज भी कहीं ना कहीं मेरे मामा लोग अच्छे हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन वो स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। आज जो गढ़ाकोटा में जो कुछ है, गढ़ाकोटा में रहने वाले जिस ऐश से रह रहे हैं, वो सुख मेरे मामा परिवार को नहीं मिला। मतलब मेरे नाना जी से लेके मेरे मामा और मेरे मामा के बच्चों तक सबको वो स्ट्रगल झेलना पड़ा, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। पर हम बात ये कह रहे हैं कि हम लंदन में रहते हैं, हम वहाँ की नागरिकता चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात से ट्रैक से हट गई थी। बात ये है कि वहां से थोड़ी सी देशभक्ति आ गई, और मेरी माँ ने उस देशभक्ति को हमेशा जगाए रखा। मेरे पिताजी सुबह 4 बजे आरएसएस की शाखा में जाया करते थे, वहां से भी देशभक्ति आ गई। सरस्वती शिशु मंदिर की मैं छात्रा हूँ,
तो वहां से जो देशभक्ति मिलनी थी, उससे अच्छी देशभक्ति तो मिल ही नहीं सकती। जय शिवाजी, जय भवानी, रुद्र देवता, जय जय काली, अन्न जहाँ का हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। आखिरी लाइन थी, देश की रक्षा कौन करेगा, हम चिल्लाते थे, हम करेंगे हम करेंगे। सो देश की रक्षा का भाव मन में आया तो मातृभाषा की सेवा करने में हम लग गए। पिछले 15 वर्षों से मेरे पति प्रवीण जैन जी मातृभाषाओं की रक्षा में लगे हैं और वो बहुत काम उस पर कर रहे हैं। और वहीं से मेरे मन में आया कि जब माँ भाषा का इतना कर लिया और फिर मैंने थिएटर किया, मैंने एंकरिंग की, मैंने संचालन किया, मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज लिए, जब सब कुछ कर लिया तो मैंने कहा माँ भाषा तुम मुझे बहुत दे रही हो, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें पढ़ लूँ। यहाँ कुछ किताबें मेरे सिलेबस की भी रखी मिलेंगी आपको, तो मैंने वो पढ़ी, MA हिंदी की। मेरा सौभाग्य था कि मेरे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे मुझे मिले, लॉकडाउन में भी पढ़ाते थे, लॉकडाउन के बाद भी पढ़ाते थे, किताबें भी देते थे। मेरी ज़िंदगी बना दी उन्होंने। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ मुझे मिले, मैं बच्चा ही कहूँगी क्योंकि मैं उन सब से 7-7 8-8 साल बड़ी थी जो मेरे साथ पढ़ रहे थे। और भाग्य था कि उनके साथ में रहते रहते दूसरा नंबर लग गया यूनिवर्सिटी में। और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ने पैसे भी दिए, सम्मान भी दिया, बड़ा आनंद आया। क्या बात है। ये MA हिंदी की कहानी थी। माँ भाषा की सेवा के लिए गए थे तो माँ भाषा ने बढ़िया लड्डू दिया मुझे। बढ़िया लड्डू दिया। सेकंड क्रमांक आपने कहा? हाँ, दूसरा नंबर पर। पहला साक्षी है, दूसरी मैं, तीसरी आरती है और हम तीनों की दोस्ती बड़ी जानी जाती है पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में। वंडरफुल। सेकंड क्रमांक। हमें मैथ्स में 100 में से 3 मिले थे। मिल तो गए थे, सोचो। 3 तो मिले थे। 3 तो मिले थे। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई में देखिए फोकस्ड, लुकिंग फॉरवर्ड दोस गोल्स, और उन्होंने वो हासिल कर लिया क्योंकि उन्हें वो करना था स्पेसिफिकली। बिल्कुल, सेवा थी। वंडरफुल। वो मेरे लिए सेवा थी। यस। और अभी इन्होंने क्या नाम लिया अपने? साक्षी और क्या? साक्षी और आरती। साक्षी और आरती, ये मेरी तरफ से आपको, आपकी भी पब्लिसिटी ये शो द्वारा हो गई है, तो लिंक्स शेयर कर दीजिएगा। साक्षी और आरती, कितने सब्सक्राइबर्स दोगे? 50-50 सब्सक्राइबर्स ईच आपकी तरफ से आनी चाहिए ये चैनल पे। तो अगला इंटरव्यू आपका भी ले लेंगे हम। सच्ची बहुत प्यारी बच्चियां हैं, इंटरव्यू लेने जाओगे, उनकी कहानियां मुझसे ज्यादा कठिन है। और उस कठिनाई के बीच में वो दोनों बच्चियां, अगर हम तीनों लगभग बराबर ही थे, साक्षी हमसे काफी आगे थी, मैं और आरती आसपास टक्कर में थे। और जो कहानी, आरती के पिताजी नहीं है, साक्षी की मम्मी की तबीयत खराब है, पूरे घर का काम करके एक लड़की फर्स्ट आती है यूनिवर्सिटी में, प्राउड की बात, घमंड की बात है मेरे लिए तो। और आरती जिसके पापा नहीं है, उसका अपना स्ट्रगल है, वो उस स्ट्रगल में करके इतना लाती है। कैरेक्टर आज की तारीख में बच्चे जहाँ मस्ती करना चाहते हैं, वहाँ वो दो बेटियां केवल अपने संघर्ष के साथ में आगे बढ़ रही हैं और बहुत आगे जाएंगी, मुझे पता है। एक दिन आप उनका इंटरव्यू लेने जरूर जाओगे, ये मुझे पता है। जरूर जाएंगे। बट इट वाज वंडरफुल एंड सीरियसली विधि, आपने जो प्रोग्रेशन किया है फ्रॉम वाशी से यहाँ तक, बोरीवली से, हर एक कहना चाहूंगा एक रसिक के दिल में आप बसी हुई हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि विधि जैन से एंकरिंग करवाए। एंकरिंग में आपकी दिलचस्पी जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ती रहे, हम जैसे पोस्ट देख रहे हैं, आपने सोनू निगम के फादर के साथ शोज किए हैं। आगम सर। यस जी। एंड आपने किशोर कुमार के, अमित कुमार सर के साथ भी रूबरू हुई हैं। रफी सर की जो बेटे हैं शाहिद रफी, उनके साथ भी राइट आपका वार्तालाप हुआ, तो थोड़ा उस बारे में हमें बताइए। क्या कैसा रहा आपकी मुलाकात? शोज किए हैं, क्या था? कल का जो कार्यक्रम था वो लोढ़ा कंस्ट्रक्शन से श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू लोढ़ा जी, बहुत टैलेंटेड महिला है, 64-65 वर्ष की उम्र में भी उनको देख के लगता है कि मतलब जिंदगी, मेरी जिंदगी का ये पड़ाव हो तो इस महिला जैसा हो, वरना ना हो वाला शब्द जो होता है वो आता है। उन्होंने एक कार्यक्रम किया था महिलाओं के लिए, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने पूरे देश की अलग अलग प्रदेशों के बारे में बताया, केवल नाचा नहीं, प्रदेशों के बारे में इंफॉर्मेशन देके डांसेस थे। तो बस उस कार्यक्रम में मैं गई थी और मेरा सौभाग्य था कि वहाँ पे जो चीफ गेस्ट यानी विशिष्ट अतिथि थे वो सोनू सूद जी थे। आज सोनू निगम भी होता, तो सोनू सूद जी थे। और उस बंदे को देख के, उनसे मिल के, कल मुझे जो फीलिंग आई, उनका ओरा कितना ब्यूटीफुल है, उनकी आँख में हल्का सा आंसू था और बहुत बहुत खूबसूरती से उनने अपनी बात कही। और मिले सबसे, उन लेडीज़ जो महिलाएं वहाँ पे नृत्य करने वाली थी, उनको इतने अच्छे से अप्रिशिएट किया।
कोरोना काल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें उनसे पूछी। उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि मैंने कैसे कैसे किया एक स्ट्रगल। मैंने उनको बस ये कहा कि आपकी फिल्म अरुंधति देखने के बाद में मैं आपसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसमें उन्होंने एक तांत्रिक का किरदार निभाया था और वो तांत्रिक सबको मार रहा था और बहुत बहुत गंदे तरीके से मार रहा था और मुझे नफरत हो गई थी उस किरदार से। मैंने कहा सोनू, मुझे आपसे नफरत हो गई थी। और ये उनके अभिनय की खूबी है कि उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को खुद से नफरत करवा दी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसके बाद डेफिनेटली उनके अलग अलग प्रोग्राम्स देखे और 2021-2022 के बीच में जो उन्होंने 2020 के आसपास जो कोरोना काल में उन्होंने किया है, वो तो खैर कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है। मैंने उनसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कल कि आपके नाम से सोनू सूद वड़ा पाव, सोनू सूद कपड़े वाली दुकान, सोनू सूद, ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं। आप जब गांव साइड जाते हैं तो आपको देखने मिलती हैं। तो मैंने कहा उनमें से कुछ मिलता है क्या? तो वो बोले वहीं से सब मिलता है। जो कुछ मैं कमा रहा हूँ आज, आशीर्वाद, प्यार, या मैं अगर मुझे कोई फिल्म भी मिल रही है तो शायद उन्हीं दुकानों के आशीर्वाद से मुझे फिल्म मिल रही है। वहां से मैंने आज तक एक आलू बड़ा खाया नहीं होगा, लेकिन वहां के आलू बड़ा का जो ऊर्जा है, वो जो टेस्ट है, वो मुझे मिल रहा है। सो इट वाज ब्यूटीफुल। मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। शायद शंकर महादेवन जी हैं, सुदेश भोसले जी हैं, आगम निगम जी हैं, बहुत सारे, अमित कुमार जी हैं जी, कई सारे लोगों के साथ, शान, इतने सारे लोगों के साथ, और भी कई सारे लोगों के साथ मैंने शोज किए हैं। जॉली जी, तलत अजीज जी, मैंने इतने सारे लोगों के साथ जब शोज किए हैं और शो करती हूँ और जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर बड़ा बनना है ना तो अपना सर आसमान में और कदम जमीन पर ही रखना। बहुत सही। अगर ये दोनों चीजें बैलेंस कर ली तो आप उनके जैसे बड़े बन सकते हैं। बहुत सही चीज़ आपने कही, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स के लिए जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स को अभी के टाइम पे देखा है, एक लेवल पे पहुंच गए तो उन्हें समझ में आता है कि हम वहाँ पहुंच गए हैं, उड़ना शुरू कर। राइट। सो मैंने ऐसे देखा है सेट्स पे विधि, एक नाम है, कोई एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगा मैं, सो मेरी खास दोस्त है वो। सो शो में शूट पे थी, स्पॉट दादा ने उन्हें कुछ कहा तो शो देख तो ये सब क्यों कर रहा है मेरे से, ये रॉन्ग है, और उसकी बेचारी की नौकरी हटा दी गई थी वो टाइम पे। हाँ, सो this is you need to be down to earth, and Vidhi say I think you should learn from her because she has come from humble roots, the way she has progressed from जब हम साथ में थे और यहाँ तक जब पहुँची हैं, I think और बहुत आसमान छूना बाकी है आपका। अब मैं कहूँगा, पता नहीं, मैं सच्ची दिल की बात बताऊंगी। आप कई लोग का इंटरव्यू लेंगे तो कहेंगे कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना। आई एम सो हैप्पी विद माई लाइफ। आप सामने देख रहे हैं मेरे गुरुजी की तस्वीर है, आप हमारे यहाँ भगवान को स्थापित देख रहे हैं, आप हमारे माता पिता का आशीर्वाद देख रहे हैं। मैंने अपना हाथ थोड़ा सा छोड़ रखा है कि ये खुला पड़ा है, इसको जिधर ले जाओगे मैं कर दूंगी, नहीं ले जाओगे मैं शांति से चैन से बैठी रहूंगी। आई विल बी आइडियल। नहीं, ये ख्वाब, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम कई बार ना अपने आप से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, उनको आप पूरा नहीं कर पाते हो। जब आप पूरा नहीं कर पाते हो तो आप, इतनी सी तो जिंदगी है यार, उस इतनी सी जिंदगी में कितना सोचोगे, कितना करोगे। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जैन मंदिर जो होते हैं, उन मंदिरों के बाहर, आप वाशी में रहते हैं, सेक्टर 9 का जो मंदिर है वहां देखना, बाहर एक बहुत ऊंचा एक खंबा बना हुआ है और उस पे प्रतिमा रखी हुई है अंदर, देखा होगा। उसको मानस्तंभ कहते हैं। और मेरी माँ मुझे बचपन में कुंडलपुर जी लेकर जाती थी और वहां ले जाकर खड़ा करती थी और कहती थी मानस्तंभ देखो। मैं देखती थी तो कहती थी कितने ऊंचे भगवान है। बहुत ऊंचे भगवान है, उतना ऊंचा तुम हो सकते हो? अरे कौन हो सकता है? ध्यान रखना, उतने ऊंचे आप नहीं हो सकते जी। तो ये ख्याल हमेशा कि मैं उतना ऊंचा हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो अंतरिक्ष की ऊंचाई छोड़ के पता नहीं कहाँ जाके विराजमान हो गए। आई डोंट हैव दैट गट्स कि मैं वहां तक पहुंच भी सकूं, औकात नहीं है मेरी। तो फिर मैं किस चीज का घमंड करूं या किस चीज की एक्सपेक्टेशन करूं? एंड द ओनली एक्सपेक्टेशन, मैं पंक्ति हमेशा बोलती हूँ हर प्रोग्राम के पहले। लोगों को ऐसा लगता होगा कि विधि इंप्रेशन जमाने के लिए ये पंक्तियों से पर्दा खुलवा रही है या एंट्री ले रही है। ये एंट्री लाइन नहीं है, ये पंक्तियां मेरा सच है।
मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे, इस धरती के हर प्राणी का जीवन मंगल होए रे, माता पिता और गुरु सखा का सबका मंगल होए रे, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। क्या बात है। ये पंक्तियां मैं हर बार देती हूँ और मैं यही सोच के देती हूँ कि बस ये आज मैंने तुमको दे दिया, ये मेरा आशीर्वाद समझो, ये मेरा प्यार समझो, ये मेरा जो कुछ समझना है समझो, ईश्वर बस इतना ही होते रहने दो। हमने सब कुछ समझ लिया, हमने प्यार भी समझ लिया, हमने दोस्ती भी समझ लिया, हमने सब कुछ समझ लिया। तेरा मंगल मेरा मंगल लिख के भेज देना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो जाएगा विधि, यू आर अ वंडरफुल पर्सन इन ह्यूमन बीइंग। एंड आपने काफी सारे इंटरव्यूज भी लिए, डॉक्टर तात्या साहब लाने, आई थिंक आशा पारेख मैम के साथ हमने इंटरव्यू, सिप्पी साहब, राइट। सो कैसा जॉनर रहता है, आप जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू करती हैं, क्या लगता है फर्क आपको बिटवीन एक्टर्स एंड व्हेन यू इंटरव्यू समवन लाइक डॉक्टर तात्या साहब लाने? जॉनर अलग है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है उनके इंटरव्यूज में, और बेसिकली आप क्या क्या ऐसे मतलब कुछ तो आप स्टडी करके जाती रहेंगी, तो क्या वो होता है थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि दिस विल हेल्प द अपकमिंग एंकर्स। जब इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो आपको देखो, कोई और एंकर होगा या कोई और होगा तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स सिखाएगा। मैं तो विवेक भगत की बच्ची हूँ, जिसने मुझसे हमेशा एक बात कही है, जो कुछ करना है दिल से करना है, अंदर से करोगे बाहर अपने आप आ जाएगा, अगर अंदर ही नहीं होएगा तो बाहर कहाँ से आएगा। जी। तो मैं अगर किसी से मिलने जा रही हूँ, किसी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, आज सुबह भी मैं एक पॉडकास्ट करके आई हूँ मेरी सहेली पत्रिका के लिए, तो जब मैं इंटरव्यूज ले रही हूँ, किसी का भी ले रही हूँ, XYZ किसी का भी ले रही हूँ, हर बार मैं केवल ये सोच के जाती हूँ, इस आदमी के अंदर जो कुछ भी अच्छा है वो मुझे लेना। ग्रेट। मैं ले लूंगी तो दुनिया को अपने आप मिल जाएगा। तो मैं मेरा घड़ा कभी भर के नहीं जाती, मैं मेरा घड़ा खाली एक कटोरा है, खाली एक घड़ा लेके जाती हूँ। एंड आई विल ऑलवेज ट्राई, बाबा प्लीज इसमें डाल दो तुम्हारे पास जो कुछ है। सो जो कुछ मिलता है वो मैं लेके आ जाती हूँ, और सेम चीज आपको रेडियो पे या फिर कैमरा पे आपको मिलती है तो आप ले लेते हो। एक इंटरव्यू मेरे जीवन का बहुत स्पेशल था, सुरेश वाडकर जी का। वो इंटरव्यू ऐसा था कि मेरी पैक्स थी कल्पना शेट्टी मैडम, उस समय नीरज अग्रवाल सर ADG थे आकाशवाणी मुंबई के। तो कल्पना शेट्टी मैडम मुझसे बोलती, मैं FM गोल्ड पे थी उस समय, उन्होंने मुझसे कहा, विधि एक सुरेश वाडकर जी वो इंटरव्यू नहीं देते हैं। मैं बहुत, वो कल्पना शेट्टी मैडम ने कितने इंटरव्यूज लिए होंगे, आप विविध भारती और आकाशवाणी पे जाके देखो, शी हैज डन अ लॉट। तो उन्होंने मुझसे कहा वो देते नहीं है। मैं कहा क्यों नहीं देते? बोले पता नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। यही महीना था जून का जी। तो इन मंथ ऑफ जून आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग। मैंने, एक मेरे दोस्त हैं प्रदीप भैया, वो खंडवा से हैं, वो भी बहुत अच्छे एंकर, बहुत ही बढ़िया एंकर है। मैंने उनको कॉल किया, आपके पास नंबर है क्या? ही हैज गिवन मी। तब मेरे इतनी पहचान भी नहीं थी लोगों से, नहीं तो डायरेक्ट ही मिल जाता। मैंने सुरेश वाडकर जी को कॉल किया, मैसेज डाला, कॉल किया, हाँ विधि बेटा, हाँ आप मुझे कल कॉल कीजिए। ठीक है, कल मैंने कॉल किया, परसों कॉल कीजिए, परसों कॉल किया, 3 दिन बाद कॉल कीजिए। मैं हर बार मेरे मोबाइल पे अलार्म लगा रही हूँ और ये बंदा मुझे डेट पे डेट, वही तारीख पे तारीख देते ही जा रहे हैं। बट मुझे तो इंटरव्यू चाहिए था। एंड आफ्टर ऑल एक दिन आया, जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा, अच्छा विधि? मैंने कहा जी सर, परसों मेरे घर पे शाम को आ जाओ, यही बरसती बारिश, यही 27 जुलाई की तारीख, आ जाओ तुम मेरे घर और हम हमारे यहाँ पे आजीवसन में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। मैं पहुंची, मैं समय से पहले पहुंची। जब मैं अंदर पहुंची, उस व्यक्तित्व ने मुझे 3.5 घंटे इंटरव्यू दिया। 3.5 घंटे? 3.5 घंटे। बोलो क्या पूछना है, बोलो क्या कहना है, कौन सा गाना मैं गा दूं, बता दो तुम मुझे। उनको कुछ गाने के बोल याद नहीं होते, मैं निकाल के दे रही हूँ, वो देते जा रहे हैं। मुझे जो मिला मैं जानती हूँ, जो लोगों ने सुना मुझे नहीं पता। वो एडिट भी हमने विराग मधुमालती के साथ में किया था, बिकॉज वहां पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, रेडियो पे इतना टाइम नहीं मिलता था, वो जाना भी मुश्किल था। तो मैंने कहा मैं खुद करके दे दूंगी, तो विराग भाई के साथ बैठ के मैंने एडिट किया। एंड दैट वाज द इंटरव्यू, जब मैंने रियलाइज किया कि कोई आदमी जमीन के इतने अंदर भी हो सकता है। और उसके बाद मैं जितने लोगों से मिली हूँ, कई लोग कहते हैं उनका एटीट्यूड ऐसा, शंकर महादेवन जी, मैं कह रही हूँ दादा ऊपर मत आना स्टेज पे, वो बोल रहा है आने दे मुझे। मैंने कहा अच्छा चलो सब सीटी बजाएंगे तो आना, देन वो स्टेज पे आते। ये चीजें मैंने देखी है। सुदेश भोसले जी मंच पे गा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अगला गाऊं क्या। मतलब एक बात होती है कि आप छोटा नहीं समझ रहे किसी को। अमित कुमार सर
लीजेंड किशोर कुमार के बेटे हैं, और किशोर कुमार के बेटे होने को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो वो खुद भी अपने आप में एक लीजेंड। यस यस, बड़े अच्छे लगते हैं। गाना अगर उन्हें नहीं गाया होता तो शायद वो गाना इतना खूबसूरत होता ही नहीं, और उनके गाए हुए हर गाना खूबसूरत, पर वो बंदा भी कितना डाउन टू अर्थ है। मैंने हमेशा, शान मेरे सामने आते किसी बात से, किसी चीज के लिए वो खफा हो गए थे, और लेकिन मैंने जैसे ही कहा शान तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, ही स्टार्ट विद दैट स्माइल, और हमने एक फोटो खींची एंड मैंने सोशल मीडिया पे पूछा मेरी मुस्कान अच्छी है या शान की अच्छी है, बड़े प्राउडली मैं पूछ रही थी, बिकॉज दीज आर द गाइस। आगम निगम सर खुद अपने आप में कितने बड़े लीजेंड, उनका बेटा कितना कर रहा है, बट दीज आर द पर्सन जो कि जमीन पकड़ के चल रहे हैं। जी जी, इन्होंने अभी उड़ना शुरू नहीं किया है। इनका यही, इनके मैसेजेस यही कहते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज यही कहती है कि हम उस दिन उड़ेंगे जिस दिन हम इस धरती से रुखसत करेंगे, उसके पहले नहीं उड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीजें मुझे मिली। आशा पारेख मैडम, क्या 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 महिलाएं हैं, क्या लोग हैं ये। सिप्पी साहब बैठ गए हैं, शोले के बारे में चर्चा चल रही है, बड़ी बड़ी खूबसूरती से ये बताते हैं, तो मजा आता है। क्या लेजेंड्स हैं ऑलराइट विधि, जिन्होंने शोले बनाई हो, आशा पारेख, काटी पतंग, यस, बड़े लेजेंड्स हैं, और उनके साथ सबसे पहले आप उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो सबसे बड़ी बात है आपके लिए। एंड वो इतने डाउन टू अर्थ है जो आप कह रही हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट व्हिच यू हैव मेड। एवरीबॉडी मुझे शायद इस इंडस्ट्री में अभी तक, या मैं उन तक पहुंची नहीं, या वो मुझ तक आए नहीं, या हमारा ओरा टकराने से नकार दिया दोनों की ओरा ने। मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको घमंड हो, जिसको मैंने हमेशा ये देखा। मैंने उस दिन आगम निगम सर खड़े थे तो मैंने कहा सर आप ये गाना गाने के लिए जा रहे हैं? कोशिश करने जा रहा हूँ। वाओ, ये उन्होंने कहा, these wordings उनका वर्ड। और वहीं थोड़ी बगल में एक दूसरा सिंगर खड़ा था, मैंने कहा ये गाना गाने जा रहा है, बहुत मेहनत की है मैंने इस गाने के लिए। मैंने कहा डिफरेंस यही समझ आता है, ही इज अ लोकल सिंगर एंड ही इज आगम निगम, एंड डिफरेंस देखो। वहीं पे जब मैं देख रही हूँ कि शान सिर्फ एक गाना गाने के लिए स्टेज पे जा रहे हैं, और शान पूरी शान लूट के आ जाते हैं। ही इज द पर्सन। बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं। तलत अजीज साहब मंच पे बैठे हैं, गजल गा रहे हैं, उनके सामने कप में चाय आती है, पूछती हूँ दादा इसमें क्या है? मेरा सेंस कुछ और था पूछने का, और दादा हंस के वहां से बोलते ए बिटिया चाय ही है। और अगर मैं उनसे पहला शो जो उनके साथ था, मैं बोलती हूँ मुझे फिर छिड़ी रात बात फूलों की, ये गीत, ये गजल इतनी पसंद है कि मैं जब रेडियो पे होती हूँ, रात में अगर हूँ तो मैं बजाती हूँ वो गजल। वो उसी शो में 3 बार गाते हैं, एक बार खुद गाते हैं, एक बार मेरे लिए गाते हैं, और एक बार आखिरी में वापस विधि है तेरे लिए आखिरी गजल सुना के जाता हूँ। एंड ही डिड इट। तो ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं जी। कहते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते थोथा चना बाजे घना, मतलब जो हल्का चना होता है ना, जिसके अंदर वजन कम होता है, वो बहुत बचता है, लेकिन जिसके अंदर वजनदारी होती है वो कम बचता है। तो ये लोग वैसे लोग हैं। एंड मैं तो शायद बहुत सारे लोगों के नाम भी नहीं ली हूँ, पर मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, एंड एवरीबॉडी इज लाइक ऑसम। सुधीर भोसले जी इज लाइक, क्या बंदा। अमिताभ बच्चन के गाने बहुत गाए हैं, बहुत गाए हैं, और वो क्या है वो। अब जब मैं उनसे एक बार मिल ली हूँ तो अब मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे अगर मैं कुछ डालती हूँ, अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो वो कमेंट भी कर देते हैं। सो इज दैट आशुतोष राणा, आशु दादा, क्या आदमी है वो, क्या नॉलेज है उनके पास। कुमार विश्वास, क्या लोग हैं ये लोग। पर इनको देखो, इनसे बात करो, इनके साथ बैठो जी। कुमार विश्वास आज धर्म भी जानते हैं, आज मस्ती भी जानते हैं, कॉमेडी भी जानते हैं, सीरियस बात भी जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं, एक्टिंग भी जानते हैं, गाना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब इनसे मिलते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं, तुमको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम बदमाश हो। ये लोग इतने अच्छे हैं। आशुतोष राणा जी, उस बंदे के, उस व्यक्तित्व के नॉलेज को हम छू भी नहीं सकते, हम नहीं पहुंच सकते। ही इज लाइक अलग ही है, शायद वो अलग ही दुनिया से आए। संघर्ष के बाद शायद तुमको भी उनसे नफरत हो गई होगी, डर गए होगे तुम। मेरा तो मन करता था सामने आए तो मैं उनको फटकार दूं। एग्जैक्टली जी। उनसे तो मैंने बात करनी बंद कर रखी थी कई सालों तक। बहुत टाइम बाद मैंने उनसे बात की, क्योंकि संघर्ष वाले आशुतोष राणा से आई हेट है। पर अब ऐसा हो गया कि मैंने दोबारा अपने आप को इकट्ठा करके संघर्ष देखी, एंड अब मुझे वापस दादा से और ज्यादा प्यार हो गया उनकी एक्टिंग के कारण। तब तो मैं नहीं जानती थी, कुछ तो जानती थी, उनको जानती थी पर एक्टिंग को नहीं जानती थी, तो तकलीफ हो गई थी। तो ये लोग हैं। देखो रोहन, मुझे ना बस एक बात कहनी है, मतलब
जितने भी लोग हैं, बहुत सारे नए बच्चे आते हैं। अभी मुझसे कुछ दिन पहले मैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, वहाँ की एक स्टूडेंट ने कहा मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, खुद कह रही है, और मुझे हंसी आ गई। जाते तो एक मैसेज है, पूरे तो आज तक कोई भी नहीं है, लता मंगेशकर जी भी आखिरी इंटरव्यू में यही बोल के गई है, कोशिश करती हूँ मैं गाने की। जी जी, बहुत सही बात है। आशा ताई, मैं कोशिश कर रही हूँ गाने की। रफी साहब हाथ जोड़ के कहते थे मैंने अच्छा गाया ना। ये इंटरव्यू में नौशाद साहब और सबने कहा है, कितने इंटरव्यूज आप सुनो तो आता है कि मोहम्मद रफी हर गाने के बाद पूछते थे मैंने अच्छा गाया ना। किशोर कुमार साहब से कितने भी गाने गवा लो, कितनी भी बार टेक ले लो, वो बंदा हर बार टेक देने को तैयार है क्योंकि उसके दिल में दुखी है मैं कहीं गलत ना हो जाऊं। वंडरफुल विधि, आपका करियर रहा है, आपने जो भी चीजें बताई, मैसेजेस बहुत दिए आपने इन अ वेरी सटल वे। जिसको समझना है वो जरूर समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। लेकिन आई थिंक सटल लैंग्वेज यूज की है टू मेक यू अंडरस्टैंड। कवि सम्मेलन, लाफ्टर शोज। सो कवि सम्मेलन, लाफ्टर शोज बताइए। कवि सम्मेलन, कविताएं, सरस्वती शिशु मंदिर की एक आदत है कि वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। अब कितने होते मुझे नहीं पता। वहां पे होता था तात्कालिक कविता लेखन प्रतियोगिता। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको बचपन में भी ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ करना चाहिए, है ना, तो मैं करती थी। गीता पाठ, गायन। मेरे पिताजी ने मुझे, मैंने प्रयाग, मतलब पिताजी के करवाने पे, इसको मैं खुद का करा हुआ नहीं कहूँगी, 5 साल का कोर्स किया है, मतलब 5 कक्षा प्रथम तक पहुंची हूँ प्रयाग विश्वविद्यालय से गायन के लिए। 2 साल मैंने तबला सीखा है। उनकी इच्छा है कि मैं सितार सीखूं, तो अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। बेटी के लिए कीबोर्ड है, मेरे घर में तबला है। हमने सब कुछ करके रखा है कि हम किसी भी तरह से ये सारी चीजें सीखें। अब वहां से कविता, तात्कालिक कविता लेखन, इस प्रतियोगिता में भी हम स्टेट लेवल तक गए, जीत के आए। वहां से शुरू हुआ तो मैंने कुछ कवि सम्मेलनों में, बच्चे थे तो खड़ा कर देते थे, हम कविताएं पढ़ के आते थे, लोग खुश हो जाते थे। तब हमें लाफ्टर नहीं आता था, हम बहुत मासूम थे। धीरे धीरे बड़े हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, वहाँ डिप्लोमा कॉलेज में गए, तो वहाँ हमने थोड़ी बदमाशी सीखी। इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, हम पूरी तरह से बदमाश हो चुके थे। आई एम वेरी सॉरी प्रोफेसर बुचके सर, उनकी क्लास में प्रोफेसर HOD थे हमारे, वो पीछे आगे एंटीना के बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस होते थे, मतलब हमारे 12 पेज भर जाते थे एक इक्वेशन से, इतनी मोटी बुक थी उसकी। मैं बहुत दुबली पतली थी, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मुझसे कहते थे पेपर वेट लेके घूमती है। सो और वो अच्छे थे, मतलब तगड़े नहीं थे, वो तगड़े नहीं थे पर अच्छे थे। और मैं उनको बोलती थी एक मारूंगी तो मर जाओगे। स्टिल मैं ये डायलॉग उनको कभी बोल देती हूँ तो बोलते अब तो मर जाएंगे, बिकॉज वो मुझे मोटा बोलना शुरू कर दिए हैं। उनके हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। सो दिस वाज द लाइफ, और मैंने वहाँ से बहुत मस्तियाँ सीखी। स्टेज पे तो जाने का शौक था। जी जी जी। अब यहाँ पे थोड़े दिन बाद जब मैं यहाँ आती हूँ तो कुछ जैन मंचों पे मुझे कविताएं पढ़ने का मौका मिलता है। मिलते रोहित शर्मा, आई थिंक आप जानते, एक्टर नहीं, क्रिकेटर नहीं, रोहित शर्मा, द लाफ्टर शो, द कवि, दिनेश बावरा जी, कुमार विश्वास जी के बगल में जो हमेशा बैठे रहते हैं, उनके साथ कई सारे शोज करते हैं। बहुत अच्छे कवि, उम्दा कवियों में से एक है। इन दोनों के साथ मुझे मौका मिलता है, कहाँ पे, टाटा हॉस्पिटल में, वहाँ पेशेंट्स के लिए हम जाते हैं और वहाँ दिनेश भैया से मुलाकात होती है और फिर हमारा लाफ्टर शो का काम शुरू होता है। क्योंकि मुझे एक काम देते हैं, CA ग्रुप काम देता है और मैं उनके काम करने के लिए चली जाती हूँ, इन लोगों को बुलाती हूँ, कुछ कवियों को बुलाती हूँ, बढ़िया इवेंट होता है। फिर चालू हो गया और अब ऐसा होता है माइक पे से विधि की हा गूंजती रहती है और मैं करती रहती हूँ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, और वहीं का लाफ्टर कुछ यहाँ मंच पे देती हूँ और कुछ यहाँ की मस्ती में वहाँ देती हूँ। कुल मिला के काम धंधा बढ़िया चल रहा है। You balance it in a very good way. Yeah. So दीदी नहीं वो हो जाता है विधि बोलते बोलते। अब वो एक मिनट, मैं दीदी नहीं मानता हूँ इनको। इस बार रक्षाबंधन पे ये नहीं वो दीदी मुझे डायमंड सेट लाके देने वाला है। वो दीदी मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझसे मेरे साथ एक शो करने वाला मुझे दीदी बोलने लगता है। हैज प्रूव्ड। वो आदत एक बार लग जाती है ना इंसान की तो ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, लेकिन दीदी नहीं मैं कहना चाहूंगा, इट्स विधि। सो विधि ये कहूंगा कि
आप एक पोएट एक्ट्रेस रह चुकी है, अवार्ड्स भी काफ़ी मिले हैं, विवेक भगत सर के साथ काम करते हुए। तो जो जिस प्लेस में आपको अवार्ड्स मिले हैं, इफ आई एम राइट, वो हम नागपुर गए थे। हाँ, और साथ में गए थे। साथ में गए तो कंपटीशन लगी थी आपके और मेरे बीच में कि बेस्ट एक्ट्रेस मैं, सॉरी बेस्ट एक्टर मैं पाऊंगा, बेस्ट एक्ट्रेस आप पाओगी, लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन इनको मिला। वो कौन सा प्ले था विधि, जरा क्या नाम है, लोकेश सर के साथ आपने किया था शायद? लोकेश जी के साथ किया था जी। दैट वाज डॉक्टर आप भी जी। रोहन, मेरी लाइफ में ना एक बहुत सारे चेंजेस आए, वो मैं अभी आप पूछ रहे हैं तो मुझे याद आया। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने कई सारे कॉलेजेस में प्रोफेसर थी, पढ़ाया मैंने। फिर बच्चे थे छोटे तो उनके कारण मैंने छोड़ा। मेरे घर पे स्टूडेंट्स आते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगे, लगभग 80-90 स्टूडेंट्स आने लगे, तो मैंने क्लासेस डाल दी। क्लासेस में मैं मेरे पार्टनर के साथ कर रही थी और माई क्लास करके क्लासेस था। वहाँ इंजीनियरिंग के लगभग 300-350 बच्चे आते थे और कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मुझे वो छोड़ना पड़ा। और वो छोड़ने के बाद एक शांति थी दिमाग में, एक सन्नाटा था और अपने आप से क्वेश्चन था कि अब क्या, क्योंकि मैं कॉलेज अभी जा नहीं सकती, मैं क्लासेस बंद कर चुकी हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे वहाँ पे हैं, अभी नया क्या करें। हालांकि मेरे पास से पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास से पढ़ के 2 IAS ऑफिसर और एक IB है, इंटेलिजेंट ब्यूरो में काम कर रहे हैं, वो मेरे पास आते थे जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे पास आते थे, हम दोनों साथ में, मैं उनको पढ़ाती थी, वो मुझसे बड़े थे उम्र में हालांकि, और वो मुझसे पढ़ के गए और अभी कुछ 2-3-4 महीने कभी साल में वो मुझे खबर दे देते हैं कि मैं हूँ, स्टिल आई एम अलाइव। वो मुझे खबर देते हैं और ही गिव मी रिस्पेक्ट दैट मच। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो बहुत इज्जत देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर वो जो ब्लैंक था उसको भरने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा सहारा मिला विवेक भगत का। और ये भी ऐसा मिला कि एक चौपाल होता है इंडस्ट्री के लोगों का। वहाँ प्रवीण जी मुझे लेके गए थे, मेरे पति। वहाँ गई तो विभा जी मिली और उन्होंने कहा विधि तुम्हारी शक्ल अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, जब बोलती हो तो चेहरे की नसें हिलती हैं और आंखें बहुत बोलती हैं, क्यों नहीं कुछ करती हो थिएटर का, चलो करते हैं। वहाँ से शुरू हुआ, विवेक भगत सर के पास पहुँचे और पहला नाटक मिला डॉक्टर आप भी। कैरेक्टर था साइड वाला, मंजरी का। जी याद है मुझे। और उस साइड कैरेक्टर की मैं तैयारी कर रही थी और अचानक से, आपने शायद याद होगा कि मेन लीड कैरेक्टर हीरोइन जो थी, जो डॉक्टर आप भी की डॉक्टर वैदेही बनी थी, उन्होंने क्विट कर दिया किसी रीजन से। और मुझे 25 दिसंबर को सर ने मेरे हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ाई और 18 जनवरी को हम शो करने वाले थे नागपुर में जाके। सर बहुत टेंशन में कि ये लड़की याद नहीं कर रही है, इसको याद नहीं हो रहा है, ये पढ़ नहीं रही है। वो पूरे थिएटर के एक व्यक्ति को पकड़ के कह रहे थे विधि कैन नॉट डू, विधि व्हाई विधि इज नॉट डूइंग प्रॉपरली, क्या इसको याद नहीं होता है। मुझे उस समय मेरे पास एक डाइनिंग टेबल थी जैसे आज है, और मैं उस डाइनिंग टेबल पे रख के सारे घर का काम करके बच्चों को सुला के ये सो गए थे और मैं रात भर खड़ी रही और सारी रात खड़े होके मैंने वो 95 पेज याद किए थे, मेरा, दूसरे का, सबका। और 95 पेज याद करने के बाद अगले दिन जाके मैंने सर से कहा कि सर याद हो गया। सर ने नाटक बिठाया। बहुत एहसान है उस व्यक्ति के मुझ पे, इतने एहसान जितने शायद एक आपके मातृतुल्य पितृतुल्य लोग आप पे करेंगे। उन्होंने मुझे वो नाटक याद कराया, याद किया, बिठाया, थिएटर किया। मुझे याद ही नहीं रोहन आज तक कि मैंने उस एक्ट में किया क्या था। मुझे बस ये याद है कि मैंने 10 सेकंड में साड़ी बदल के मैं स्टेज पे गई हूँ। मुझे ये याद है कि उस नाटक में मैंने कुछ 19 साड़ियाँ बदली थी। मुझे ये याद है कि स्टेज पे ही मैंने ज्वेलरी पहनते हुए बात की थी। ये मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, पर मुझे ये भी याद है कि मेरे पास 2 पर्स थे और एक पर्स मैं स्टेज पे ही छोड़ाई थी छुपा हुआ, तो मैं दूसरा पर्स लेके एंट्री मारी थी कहीं और से। तो ये कुछ चीज़ें याद है पर बाकी याद नहीं। मुझे सिर्फ ये याद है कि सामने मेरी बहन है श्रद्धा दीदी, मेरे मामा की बेटी, वो नागपुर रहती हैं, तो वो आके बैठी थी। मेरा बचपना गया नहीं था तब। और जब बड़ी बहन हो तो होता है, तो मैं स्टेज से डायरेक्ट कूद गई, सीढ़ियाँ वीडियो का इंतजार नहीं किया, दीदी करके। और जजेस ने पलट के देखा कि मैंने क्या किया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, सर को बोला इसको बुला के लाओ। सर ने मुझे घूरा और सर मुझे लेके गए। और जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी उम्र क्या है। मैंने कहा मैं कुछ 26 साल की हूँ अभी। तुम 46 साल की कैसे हो सकती हो? तुम स्टेज पे 46 इयर्स की दिख रही थी, तुम कैसे दिख सकती हो? मैं कहा पता नहीं। दिव्याज तुमने एक्ट कैसे किया, इस पे तुमने काम क्या किया? पता नहीं।
मेरा हर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था। देन ही आस्क्ड टू सर कि इसने क्या सीखा है। सर बोले इसने जो किया है वो इसने किया है और पता नहीं कहाँ से हुआ है। तो मैंने उसी समय माता सरस्वती को थैंक यू बोला कि चलो एक अच्छा अप्रिशिएशन मिला, पीठ ठोकी, मैं आ गई। और जब वो अवार्ड मिला, बहुत अच्छा अवार्ड था, मैं बहुत खुश थी, आज भी खुश हूँ उसको लेके। लेकिन जब मैं विवेक भगत सर के पास पहुंची, मैंने कहा सर मुझे अवार्ड मिला है। सर ने मीठे पेड़े का एक टुकड़ा उठाया, खाया और मेरे से कहते हैं अगले साल भी लाओगी क्या। मैंने उनके मुंह पे उनको कहा आप सड़ू हो, और मैं वहां से चली गई क्योंकि अरे तो तुम खुशी नहीं हो रहे हो, अगले साल की चिंता करो, इस बार तो खुश हो जाओ मेरी उपलब्धि पे। पर बाद में मुझे उनकी बात समझ में आई कि इस बार जीती हो, अगली बार भी जीतोगी क्या, फालतू में क्यों खुशी मना रही हो। मतलब जबरन में खुश भी मत हो, जबरन में दुखी भी मत हो, ये दुख भी नहीं रहने वाला, ये खुशी भी नहीं रहने वाली। सो बी लाइक, संभालो इसको, बी सटल, बी इन द मोमेंट। हाँ, तो ये बात अपन को बाद में समझ आई, लेकिन उस समय तो हमने आपको आप तो सड़ू हो बोल के मैं भाग गई थी। सो और वो नाटक का दिन भी बहुत खूबसूरत था। सर का बर्थडे था 18 जनवरी, और वो जन्मदिन हमने रात में वहीं पे नाटक करने के बाद सर के साथ नागपुर में हम सब साथ थे वहाँ पे। 2-3 नाटक थे और हमने साथ में वहाँ पे बहुत अच्छे पल मोमेंट्स मिले, बहुत 27-28 लोगों की टीम थी। सो विवेक सर को और वासंती मैम को डेफिनेटली बिग थैंक्स टू देम कि आज जहाँ आप हैं, हाँ, मैं उनकी वजह से हैं। कहना चाहूंगा आपको, शायद ये बात पता नहीं है, जब भी आप वासंती मैम से मिलती थी और विवेक सर से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस टाइम पे आई वाज आल्सो बिट इन्वॉल्व्ड। मैं ये अगेन आपको कहना चाहूंगा कि आप बहुत क्लोज थी उनके, बहुत सारे लोग आपसे जलते थे। हाँ, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, आई वाज लाइक थोड़ा बहुत इन दैट मोमेंट, 1-2 बार, फिर छोड़ दिया मैंने। लेकिन बहुत सारे लोग जानबूझ के ऐसे ये नाम नहीं लूंगा, लेकिन बोलते जानबूझ के विवेक सर और स्पेशली वासंती मैम से चिपक रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, ये मैं बोल रहा हूँ कैमरा, आगे बढ़ना चाह रही है, सिर्फ आगे बढ़ना चाह रही है, तो बस उनके साथ रह रही है, इसको कोई इमोशंस नहीं है। ये होता था बहुत सारे उस टाइम के जो पैच के जो लोग थे उनके साथ। सो यू डोंट नो अबाउट इट, बट शायद आपको 8 जनवरी को मैंने मेरे पापा सर जब बीमार हुए, ये नटी विनोदिनी का नाटक था, और उस समय मुझे पता पड़ गया था कि सर को समस्या है, और मैं सर के पीछे पड़ी थी, सर चलो टाटा चलते हैं। सर नहीं सुन रहे थे, नाटक के बाद जाएंगे, और हम उनको लेके गए और पूरा समय उनके साथ बिताया। लेकिन इस सब के पहले मेरे पापा मम्मी आए हुए थे यहाँ पे, और सर के सामने बैठे थे, तो सर ने कहा कि आपकी बेटी मुझे बहुत परेशान करती है। परेशान वो मुझे करते थे, रोज़ सुबह 10 बजे फ़ोन करते थे, तेरे घर पे क्या बना है, और मैंने कहा ये बना है तो लेके आ जा। 11 बजे मैं लेके जाती थी और सर वहाँ बैठ के खाते थे, और नहीं तो मुझे ऑर्डर देते थे, ये वाला भजिया, ये वाली खीर, ये वाला ये, और 1 घंटे में मैं प्रिपेयर करके लेके जाती थी। बहुत परेशान किया उन्होंने मुझे। बट पापा जब आए और पापा से उन्होंने कहा कि आपकी लड़की मुझे बहुत सताती है, तो मेरे पापा ने यही कहा कि आपने मेरा स्थान लिया है, आप उसके पिता तुल्य बन के बैठे हो, तो वो तो सताएगी मैं उसमें कुछ नहीं। मेरे पिता एक दूसरे व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि आपने मेरी पोजीशन होल्ड की है कहीं ना कहीं इस शहर में, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने मुझे दिया है। मैं बोलूंगी, मैं आज भी अभिषेक से बोलती हूँ, ये घर पे आधा हिस्सा मेरा है, तूने जो गाड़ी खरीदी है वो आधी मेरी है, बिकॉज मैं उस प्रॉपर्टी को ऑन करती हूँ। और वासंती मैडम मेरा अधिकार, मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार भी, और डेफिनेटली मैं हूँ उस जगह पे, मेरा रहना बनता है। अभी पिछले साल ये कॉल आया था, विधि नाटक है, उसकी बुआ को बीमार पड़ गई है। आपने कहा था मुझे, आप मिली थी नवरत्ना में, चाय पानी आपने पी लिया, वो मोमेंट आपने बताया था। हाँ, तो फोन आया कि रात को मैं शो कर रही हूँ, ऑन स्टेज हूँ, और मेरे पास कॉल आता है, विधि सुन तो, अरे मैडम कुछ सुना ही नहीं दे रहा, व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, बुआ बीमार पड़ गई है, बुआ चाहिए। मैं कौन सी बुआ? फिर पता पड़ता है अच्छा वो नाटक की बुआ बीमार पड़ गई है, और कल सुबह कितने बजे? 9 बजे। तुम्हारी डायलॉग कहाँ है? भेजती हूँ, डायलॉग तो भेजे ही नहीं, लिस्ट भेजी, ये साड़ी, ये ज्वेलरी, ये ऐसा तैयार होके आ जाना, चट्टो पट्टो बना के बुला लिया। एंड मैं हमेशा बड़े डिसेंट से, बड़े प्यारे से, कमला भी बनी तो मैं गांव की कमला बनी थी, वो बड़े अच्छे से बोलती थी हाउ मालक, लाइक बहुत अच्छे से मैंने डिसेंट रोल किए। ये क्या चटर पटर है?
मैं वहां पहुंचती हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ है क्या मैं डायलॉग बताना, सामने वाला मुझे डायलॉग बता रहा है, मैं जाके स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ। अगर नवी मुंबई म्यूजिक ड्रामा सर्कल को कभी जरूरत है तो मैं हूँ, चाहे मैं यहाँ या इस देश में या उस विदेश में या इस धरती पे भी ना हूँ, पर मैं उनके लिए हूँ, क्योंकि उस जगह ने मुझे उस समय पकड़ा है जिस समय मैं बहुत अकेली थी। Yes, you owe a lot to Vivek sir and Vasanti sir. We all know it. Yes. And on front of camera, with due respect from my end too, बाकी सबके तरफ से भी आपको सॉरी कहना चाहेंगे, जो भी हुआ था वो टाइम पे। So it's okay, that's a part of life, होता है कभी कभी। Yes. चीजें बढ़ गई, हम मैच्योर हो गए हैं अब। आपने विधान भवन में अभी एंकरिंग की है, कैसा, आई थिंक बहुत दिग्गज पॉलिटिक्स के वहां पे थे, तो क्या था वो थोड़ा सा बताइएगा। ये मेरा दूसरी बार था। पहली बार ऐसा हुआ कि जनवरी का महीना था और रात को 8 बजे मेरे पास एक फोन आता है कि हम विधान भवन से बोल रहे हैं, आप क्या आके कल हमारे यहाँ संचालन कर सकती हैं, कल और परसों 2 दिन का सत्र है और एक दिन सारे जनरल सेक्रेटरीज आने वाले हैं और दूसरे दिन विधान भवन में हर विधानसभा का अध्यक्ष वहाँ पे उपस्थित होगा। तो मैंने समय नहीं गंवाया, मैंने कहा ऐसी समय, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल से आती है किसी के जीवन में, और अगर मेरे लिए प्रकृति बिना कुछ परिश्रम किए भेज रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसके पीछे एक परिश्रम था कि हिंदी मीडिया, इनका एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर विजय सिंह जी जो दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था संचालन करने के लिए। आशुतोष राणा जी को भी सम्मानित किया गया था, बड़े बड़े मंत्री वहाँ पर थे और वही मंत्री थोड़े दिन बाद मैंने वहाँ बैठे देखे, तो वो सभी लोग वहाँ पर थे और पत्रकार लोगों का कार्यक्रम चल रहा था सम्मान का। मैंने वहाँ संचालन किया और वहाँ से हिंदी पत्रकार लोगों को, पत्रकारों को मेरी बात, मेरा जज्बात, मेरी अदायगी बड़ी पसंद आ गई। तो जब विधान भवन से फोन गया और पूछा गया कि किसे बुलाएं मीडिया वालों को, तो ऐसा सुनने में आया मुझे कि 3 या 4 लोगों ने कह दिया विधि जैन। तो इन लोगों को बिल्कुल पक्का हो गया कि भाई ये लड़की कर लेगी, जब 4 लोग बोल रहे हैं तो वही 4 लोग जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, वही 4 लोग मेरे लिए अच्छा बोल रहे थे। तो वो अच्छी बात चली गई और मैं पहली बार विधान भवन गई। रात को 9 बजे हमने तय किया कि हम जा रहे हैं और सुबह 8 बजे हम विधान भवन में खड़े थे। पहली बार मुझे बड़ा अलग सा लगा यार, बड़ा अलग ही माहौल था। मुझे ऐसा लगा आज मैं मेरे देश के एक मंदिर में आई, ये भी एक मंदिर है जहाँ संविधान है, जहाँ से हमारा देश चलता है। और जब मैं वहाँ अंदर गई तो वहाँ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे, हमारे यहाँ के अध्यक्ष साहब, विधानसभा अध्यक्ष साहब बैठे थे। वहाँ पर विपक्ष के लोग भी थे, पक्ष के लोग भी थे। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज थी जो मैंने आपको पहले भी कहा था, वहाँ मानिया नीलम गोड़े मैडम जी बैठी थी, जिन्हें देखकर बड़ा घमंड हुआ, देवा महिला बैठी, ये घमंड अपने आप में आ गया। तो ये सारी चीजें वहाँ पर थी और मैंने संचालन शुरू किया और वहाँ पे बहुत सारे जनरल सेक्रेटरीज थे, मतलब बहुत सारे IAS ऑफिसर्स थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी, बाबा इतने सारे IAS ऑफिसर्स के सामने मैं बोलने वाली हूँ। वो बहुत होशियार होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, उनमें बहुत ज्ञान होता है। और मैं उनके सामने बोल रही थी और वो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे सुन रहे थे, मुझे उनकी आंखों में मेरे लिए एक एप्रिशिएशन दिख रहा था और वो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ कि वो बात मैंने आखिरी में जो बोली, और ये लाइव चल रहा था और कई लोग मुझे देख रहे थे, आखिरी में मैंने एक बात बोली कि जब मुझसे कहा गया कि अब आपको चाय के लिए भेजना है सबको, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आसाम की जड़ी बूटी गौ माता का अमृत और थोड़ी सी मिठास मिला के हमने थोड़ा सा प्यार बनाया है, वो आपके लिए बाहर परोसा है, आप चाय के लिए आमंत्रित हैं। ये पंक्तियाँ शायद लोगों के दिल को छू गई और मैंने कहीं नहीं लिखी थी, ये मेरे मुंह से मेरे जज्बात निकल गए और वहाँ से मुझे बहुत सारा प्यार मिला, लोग मुझे बहुत स्नेह दे कर गए। फिर उसके बाद दूसरा सत्र शुरू हुआ और मेरा एक कार्यक्रम था वाशी में और मुझे वहाँ जाना था और नार्वेकर साहब इस बात को जान चुके थे। बहुत बहुत प्यारे हैं विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे व्यक्तित्व हैं, वो इस बात को जान चुके थे। तो उन्होंने इशारों में कहा कि अब यहाँ पर विधानसभा के लोगों के अलावा और कोई नहीं रहेगा, बाकी सब जा सकते हैं। वो मुझे इशारा किया जा। मैं उठी और मैं वाशी गई, मैंने दूसरा कार्यक्रम किया और अगले दिन सुबह वापस 8 बजे सत्र की समाप्ति के लिए मैं वहां थी और वहां पर उपस्थित थे श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे उपराष्ट्रपति जी। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है
और वो वहाँ थे, और भी कई सारे नेता उपनेता थे, हमारे शिंदे दादा थे। मैं उन्हें शिंदे दादा कह रही हूँ पूरे हक के साथ, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और बीएमसी में जब कार्यक्रम किया था तभी मैं उनसे मिलना हुआ था। उसके बाद में कई सारे कार्यक्रमों में मैं और वो समक्ष थे, मैं उनके समक्ष थी, मेरा सौभाग्य। तो बहुत अच्छा समय वो बीता। उसके बाद देखो रोहन, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब आप पहली बार कुछ करके आते हो तो आपको उसका पैसा मिल जाता है, पहली बार तारीफ मिल जाती है। सही चीज तब मिलती है जब वहीं पे आपको दोबारा बुला जाए। सही बात कही है ना जी। और तब आपको पता पड़ता है कि बॉस आप सही कीमत पर वसूली आपने, और यही मेरे साथ हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया, विधि जी उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं और आपके पास अगर कुछ और काम ना हो तो आगे कृपया इसे संचालित कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हम अवश्य आएंगे। हम चले गए, एक दिन पहले हम मिलने गए, दूसरे दिन हम पहुंच गए। हमारे यहाँ के सचिव प्रथम जो है जितेंद्र घोड़े साहब, भोले हैं, उनका जितेंद्र घोड़े नाम, और वो बहुत भोले भाले इंसान, बहुत प्यारे लेते थे। उन्होंने, उनके यहाँ से मुझे फोन आया था, सीमा जी का, उन्होंने बुलाया था। उसके बाद बहुत स्टेज से पहले दिन मिले, और दूसरे दिन जब मैं संचालन करने के लिए अंदर गई तो मैंने देखा कि जितेंद्र घोड़े जी और उनके साथ में जो सचिव प्रथम, सचिव तृतीय, आप सोचिए विधानसभा के सचिव, सेक्रेटरी जनरल थे ये सारे। ये मुझे देखे कहते दीदी आ गई, मजा आ गया। वहां नीचे सारे विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सामने मगर प्रभात लोढ़ा जी हैं साहब, सभी बैठे हुए थे वहां पे। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, और मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगी, दीदी इधर आओ, देखो यहाँ पे हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को बिठा दिया है या उपसभापति जी को बिठा दिया है, क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान करवाना है क्या? वो तो हमारे ही उसके हैं। मैं क्या कहूँ, ये आपकी जगह है, मैं नहीं जानती प्रोटोकॉल। पर फिर मैंने कहा कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हम सम्मान करेंगे तो अच्छी बात है। हमारे सर्वश्रेष्ठ पद पे अगर कोई बैठा है तो अभी वही बैठे हैं महाराष्ट्र प्रांत में। तो उन्होंने कहा अवश्य फिर करवाते हैं। हालांकि शिंदे, मैंने जब वीडियो देखा तो मैंने देखा शिंदे दादा का सम्मान हो रहा है, श्री एकनाथ शिंदे जी का, और वो कहते मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो, मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो। और ये बात हुई, और उस दिन का भी संचालन पूरा करने का अवसर मिला। आपने मुझसे एक प्रश्न बड़े अच्छे से पूछा कि विधानसभा का एक्सपीरियंस कैसा है। मैं एक बात कहूंगी, सबसे अच्छा काम अभी तक मैंने वही किया है। अभी इसके आगे और दूर जाना है, जहाँ पर मैं मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए ये जो दी है ना माँ भारती ने, उसका उपयोग कर सकूं, उसका प्रयास है। डेफिनेटली विधि आगे होगा। एंड आज मुझे भी आज फक्र महसूस होता है या गर्व होता है, जैसे हिंदी भाषा में हम कहते हैं, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ एंड आपसे रिलेट करता हूँ, क्योंकि आपने उपराष्ट्रपति के सामने दो बार प्रोग्राम संचालित किया उसे, और पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी भी लाइव थे जी। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, आपको कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपको सक्सेस मिलते रहे। बिफोर वी रैप अप, एससीओ फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए, और आपके जिंदगी में आपके बच्चों का और प्रवीण जैन सर का क्या हेल्प रही जी। एससीओ फिल्म फेस्टिवल एक बहुत अच्छा फिल्म फेस्टिवल था, जिसे हमारे माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से संचालित किया था। और मैं दूरदर्शन की तरफ से वहां पर थी, हम प्रसार भारती के हैं, हमें दूरदर्शन वाले भी बुला लेते हैं, ये भी बुला लेते हैं, तो दूरदर्शन की तरफ से थे। और उस समय वहां पर जाकर मैंने वही देखा कि इतनी सारी अलग अलग भाषाओं की फिल्में आ रही हैं, हम अलग अलग भाषाओं की फिल्में देख रहे हैं, द्विभाषीय वहां पे चल रहे हैं। वहाँ के उन देशों के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक, बड़े बड़े अभिनेता, सब लोग आ रहे हैं, और सब बड़े सहज सरल स्वभाव के साथ में बैठे हुए हैं। मैंने भी कई सारी भाषाओं की फिल्में देखी, कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, जैसे हमने बात करी थी आशा पारेख जी की और राहुल जी की, और कई सारे लोगों की हमने बात की थी। इन सब का इंटरव्यू भी लिया और इन सब के साथ बैठ के चाय भी पी। तो वो एक अलग ही आनंद का क्षण था, और हमने बहुत बहुत आनंद उठाया उसमें। हमने वहाँ पश्मीना शॉल भी देखी, जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए थी। हमने देखी और हम वापस आ गए, क्योंकि हम ले नहीं सकते थे, पर वो शॉल बहुत खूबसूरत थी, मेरे कश्मीर की थी। इस बात से बड़ा अच्छा लगा, और मैंने ये सोचा ले तो चलो थोड़ा पति प्रवीण जी को बनाते और ले भी लेते, लेकिन वो 3.5 लाख की शॉल हमारे मुंबई में किसी काम की नहीं थी, क्योंकि यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है। तो हमने अपने मन को संभाला और हम आ गए। बहुत खूबसूरत है लोग, बहुत खूबसूरत दिन, बहुत खूबसूरती से सजाया,
सिर्फ इसलिए हमें हमारा भारत दिखाना था और हमने लोगों को दिखाया। तो बहुत खूबसूरत जगह थी और मैंने बहुत आनंद उठाया। दूरदर्शन को बहुत धन्यवाद है कि मुझे इतना अच्छा अवसर दिया। वंडरफुल। आपके बेटर आपके बारे में बताइए, आपकी शूटिंग के बारे में बताइए। जी मेरे जीवन में एक अच्छा क्षण आया था जब मुझे एक बहुत सीधा सच्चा सरल व्यक्तित्व मेरे जीवन में आए, वो प्रवीण जी ने। और वो बहुत सरल है, बात बहुत ज़्यादा देशभक्त है। जैसा मैंने कहा कि मेरे अंदर भारत के प्रति बहुत समर्पण है और मुझसे कहीं ज़्यादा उनके प्रति है। बहुत सारी भारतीय भाषाओं के लिए युद्ध लड़ने वाला एक भयानक योद्धा जो पीछे खड़ा रहता है पर्दे के, कभी निकल के सामने आने की गुजारिश भी नहीं करता, प्रयास भी नहीं करता। लोग तो एक पेड़ लगाते हैं और 100 फोटो डालते हैं, 100 क्या 200 फोटो लगाते हैं। और ये व्यक्ति राजनाथ सिंह जी के साथ बगल में बैठ के भारतीय भाषाओं के लिए चर्चा करके चले आते हैं और अपनी तस्वीर भी डालने से हिचकते हैं कि हम इनके पास मिल के आए हैं। पूर्व राष्ट्रपति जी से मिल के आ जाते हैं, तस्वीर डालने से हिचकते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति, तो ये बहुत सरलता है इनके अंदर जो कि बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी लोग इस सरलता का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, दुनिया में जितने सरल लोग हैं ना, उनके कारण ही धरती था। तो उन्हें सरल रहने दीजिए और उनकी सरलता में उनका साथ दीजिए। तो खड़े मत होइए उनके सामने, उन्हें बहुत प्रेम से जाने दीजिए, क्योंकि वो सरलता से धीरे से निकल जाएंगे, वो आपके सामने आएंगे भी नहीं, उनको आने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, फिर आपने कहा बच्चों की बात, बहुत धनी हूँ मैं कि मैंने मेरे 2 बच्चे पाए हैं और दोनों बच्चे बहुत अद्भुत हैं, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं। जहाँ पर लिखा होता है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज बॉर्न इन महाराष्ट्र इंडिया, मेरा बेटा पढ़ता है इस कक्षा 3वीं में, छत्रपति शिवाजी महाराज बॉर्न इन महाराष्ट्र भारत। तो उसकी कक्षा में उसे पूछा जाता है कि बच्चे ये क्या भारत, हमारे देश का नाम भारत है। नर्सरी की कक्षा में जब मेरे बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा नाश्ता ले लो और समोसा दिया जाता है, तो मेरी बेटी से पूछा जाता है, तो शिशु जब वो KG1 होता है उसमें जब उसे पूछा जाता है कि बेटा ये समोसा खा लो, तो वो बहुत प्यार से कहती है मेरे भाई को भी मत देना, मुझे भी मत देना, हम आलू नहीं खाते, हम जैन हैं। तो मेरे बच्चों ने कभी फास्ट फूड, आलू प्याज लहसुन, इन सारी चीज़ों का कभी, मैंने उनसे कहा भी एक बार कोशिश करो, तो वो बैंगन तक, यहाँ तक कि उन्होंने कभी नहीं खाया। वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति को लेके चल रहे हैं। ईश्वर का अभिषेक करना है या कुछ भी करना है, उस पर गर्व करते हैं। जब हम उनके विद्यालय में कभी कभी पत्र अपनी मातृभाषा हिंदी में लिख के भेज देते हैं, कभी नहीं कहते तू गलत कर दी मेरे साथ, उनको अंग्रेजी में ही लिखना चाहिए था। बड़े गर्व के साथ कहते मेरी मम्मी ने पत्र लिखा है आपके लिए, और मुझे मम्मी नहीं, मुझे मैया कहते हैं। तो मुझे भी बड़ी गोकुल और वृंदावन वाली फीलिंग मन में आती है कि मैं भी वही यशोदा माँ की तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ और उन्हें बिल्कुल कान्हा की तरह एक बड़ा योद्धा, बड़ा सजग योद्धा बनाना चाहती हूँ, जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस वसुंधरा के लिए कुछ करे। तो दोनों बहुत सच्चे बच्चे हैं, दोनों बहुत सरल बच्चे हैं और हमारा बहुत साथ देते हैं। मैं इतने कार्यक्रम में यहाँ वहाँ भागती रहती हूँ, मेरे पीछे घर संभालने का काम भी मेरे बच्चे कर लेते हैं। मुझे जरूरत नहीं होती किसी और को देखने की लिए। मेरे बच्चे आटा गूंथ के आज रोटी बनाना भी जानते हैं, कपड़े धोना भी जानते हैं, बर्तन मांजना भी जानते हैं, घर के बाहर का सामान लाना भी जानते हैं, अकेले घूमना भी जानते हैं और सब कुछ करना जानते हैं। यहाँ तक कि हम जो काम कर रहे हैं देश के लिए, धर्म के लिए, उसमें हमारा साथ देना भी चाहिए। वंडरफुल विधि, आई थिंक ये आपके और प्रवीण जैन की वजह से ये मुमकिन हो रहा है। सो आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि आपके जो 2 छोटे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है बताइए अभी। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वैसे तो कुछ नहीं है, सोचा भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो सुनार नदी के तट की बिटिया हूँ और गंगा को बहुत मानती हूँ, तो जहाँ जहाँ ये लोग बहेंगी इनके साथ मैं बहते जाऊंगी। क्या बात है, फ्लो विद द रिवर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये जो कर रहा हूँ ना, ये 3 साल पहले मैंने इनको सब चीजें सिखाई थी, वो बस वही शो में दोहरा रही है। ये नदियाँ, ये तट के ऊपर तट के नीचे, जो भी आपने बड़ी लाइनें कही थी मेरी स्टूडेंट। रिपीट द डायलॉग प्लीज। जो डायलॉग आपने मुझे सिखाया था मैंने अभी वही बोला, तो आप मेरा डायलॉग फिर से रिपीट कर पाएंगे? क्यों नहीं। नदियाँ तट के किनारे हम मिले थे, नदियाँ तट के किनारे हम मिले थे। ओके आगे। कम ऑन। वही है, नदियाँ तट के किनारे हम मिले थे और फिर हम चले गए। मैं घघरी लेके पानी लेके घर पे चली गई। नहीं देखो क्या हो गया, इंसान बूढ़ा हो जाता है तो भूल जाता है वो सब। देखो okay. बहुत बूढ़े हो चुके हो, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर शोज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप ऐसी तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे।
हर शो की जान शान आप रहे, थैंक यू। रहिए। मुझे आपकी कुर्सी नहीं पानी है, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी हैप्पी वेयर शी इज गोइंग। लेकिन एक गाना तो इनके शो में मुझे दिलवा दीजिए। हाय हाय। कभी कभार मेरी तारीफ करती है इन्होंने, जो करती नहीं है। एनीवे सिद्धि, शो कैसा था, आपको कैसे लगा, कुछ कहना चाहेंगे आप? It was wonderful to talk to you. It's like नॉर्मल बातें चल रही हैं, अच्छा लग रहा है। दो दोस्त मिलकर बात कर रहे हैं। हाँ, और कुछ नया कुछ नहीं। मैं भी पॉडकास्ट लेती हूँ मेरी सहेली पत्रिका के लिए, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लेने में। तुमने मुझ जैसी छोटी लड़की का, एक उम्र में छोटी नहीं हैसियत में छोटी लड़की का इंटरव्यू लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं अपने मन की बात कह पाई, क्योंकि मोदी जी तो हर रविवार को, हर चौथे रविवार को आके कह लेते हैं मन की बात। हाँ, हमें कहने का मौका मिलता नहीं, तो जब मौका मिला तो कह लो। सो थैंक्स मन की बात कहने देने का मौका देने के लिए। विविध भारती में जाने के बाद भी मन की बात हम नहीं कह पाते, वही कहते हैं जी। तो ईश्वर करे कि किसी दिन हमें भी मौका मिले, जैसे वो मन की बात कहते हैं हम भी कह पाए। बट दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइफ। एक ही चीज़ कहना है रोहन, जिंदगी ना बहुत कुछ नहीं चाहती, जिंदगी बस छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे टुकड़े मांगती है, वो भी मुस्कुराहट के, कभी झगड़े के, कभी प्यार के, और कभी कभी ना थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरने के लिए अगर आपको जबरदस्ती हंसना पड़े तो हंस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कॉलेज में भी मुझसे कहा जाता था विधि हंसती रहती है, सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक पंजाबी यूज कहते हैं ना की फ़र्क पैंदा है। सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। एक्चुअली तुम बहुत सारे लोगों को ढूंढ के उनको इस तरह से सामने ला रहे हो, एंड दैट इज़ ब्यूटी ऑफ योर्स। और बहुत कैजुअली बात कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसे कई लोग बात करते हैं ना ऐसे, जब लड़की को इम्प्रेस करना होता है तो ऐसे आते हैं, हाय आई एम दिस। वो हमने किया था कॉलेज में जब थे तब। हाँ, तो दाल तुम्हारी कहीं गली नहीं, तो दाल गली, इसे तो बीवी आ गई। अब तो तुम रोटी बना रहे हो, बर्तन हाँ जी, झाड़ू बहुत ज्यादा, डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत ज्यादा करके आए होगे। आज सुबह का भी जाके वापस तुमको खाना बनाना है, सो मेरे हिसाब से पैकअप करो, क्योंकि तुमको वापस जाना है और भोजन भी बनाना है। तुम्हें झाड़ू पोछा भी रखा है, दिन भर का बर्तन भी है, और भी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, हम शो रैप कर रहे हैं। ज्यादा सीक्रेट्स बात, इसको थोड़ी से बेलन भी पड़ते हैं, थोड़ी सी मार भी पड़ती है, बट फिर भी बेचारा कितना सहता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको सुनो, ये बहुत मेहनत करता है, घर का भी काम करता है, बाहर का भी करता है। लाइक्स दे दो यार, इसको थोड़े से करवा दीजिए यार, लाइक्स करवा दीजिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मजा है आज के दिन में, जब ये एपिसोड आएगा ऑन एयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आपको जिन जिन लोगों का नाम, मतलब सेलिब्रिटीज की नाम बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। बट सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, इंटरव्यू कितना मिलेगा? मिलेगा तो कुछ नहीं। देखो फायदा ये है, आप जब शेयर करोगे ना, आपको देख कर वो एटलीस्ट मुझे देखेंगे, मेरे टैलेंट को परखेंगे, तो मेरा भी कुछ काम बन जाएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू सिनेमा क्रॉनिकल्स। बाय बाय।